दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे बैंकिंग। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बैंकिंग के अंतर्गत हम दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक तो बैंकिंग के इतिहास के बारे में और दूसरा बैंकिंग व्यवस्था की संरचना के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग के इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में बात करें, यदि ब्रीफ हिस्ट्री ले बैंकिंग की, भारत का पहला बैंक 1970 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? 1970 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान रखा गया था। फिर 1981 की बात करें तो 1981 में अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी। क्या था? अवध वाणिज्यिक बैंक की स्थापना की गई थी। और इसकी खासियत ये थी कि ये जो बैंक है अवध वाणिज्यिक बैंक, ये भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक था। अर्थात इससे पहले जो 1970 में स्थापित था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये अंग्रेजों के द्वारा संचालित किया जाता था। 1981 में जो बैंक बना हमारा अवध वाणिज्यिक बैंक, तो ये हमारी क्या है? भारतीय के द्वारा संचालित पहला बैंक बना है। फिर 1894 में, कब? 1894 में हमारे पीएनबी बैंक, कौन सा बैंक है? पीएनबी बैंक की स्थापना की जाती है। किसकी? पीएनबी बैंक की स्थापना की जाती है। और हमारा पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। पंजाब नेशनल बैंक क्या? पूर्णतः स्वदेशी बैंक था। अर्थात पंजाब नेशनल बैंक भारत का सबसे पहला बैंक था। जिससे बात करें, फिर बात करें भारत में, तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंक, भारत में अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। जैसे बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। अंग्रेजों के द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में की गई थी। 1821 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया। और इन तीनों बैंकों का विलय करने के बाद एक बैंक बनाया गया और वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का नाम क्या रखा गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम रखा गया। अब इसी इंपीरियल बैंक की बात करें तो 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तथा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो आप देख सकते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। तो 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। उस समय क्या था? इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन था। जो इसको राष्ट्रीयकरण किया गया था तो ये क्या हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन था। लेकिन 2007 में, कब? 2007 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन कर लिया गया। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसके अधीन काम करता है? हमारे भारत सरकार के अधीन काम करता है। अब बात करते हैं भारत में बैंकिंग की संरचना के बारे में। बैंकिंग की संरचना के बारे में बात करें हम तो एक बैंक आता है हमारा अनुसूचित बैंक। संरचना में कौन सा मेन चीज़ आती है? हमारे अनुसूचित बैंक, अर्थात जो शेड्यूल्ड बैंक है उनके बारे में बात। कई बार पूछ लेते हैं शेड्यूल्ड बैंक या अनुसूचित बैंक किन्हें कहते हैं? तो वे बैंक जिनका उल्लेख आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में किया गया है। आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में जिसका उल्लेख किया गया है वो क्या कहलाते हैं? हमारे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। और अनुसूचित बैंकों के लिए न्यूनतम 5 लाख रुपए की पूंजी रखी गई है। अर्थात जिन बैंकों के पास 5 लाख रुपए की पूंजी है वे अपना बैंक खोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे 5 लाख रुपए पूंजी तो अब सबके पास है, लेकिन 1934 की बात थी। 1934 में 5 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात थी। आज के लिए वो है 500 करोड़ के बराबर हो जाता है। अनुसूचित बैंक आरबीआई की सभी प्रकार की सेवाओं के लाभ ले सकते हैं। अनुसूचित बैंकों के लिए रिजर्व आरबीआई के दिशा निर्देश मानने जरूरी है। जो अनुसूचित बैंक होंगे वो क्या है? जो आरबीआई है, आरबीआई के जो दिशा निर्देश होंगे उनको मानना उनके लिए अनिवार्य है। फिर बात करें अनुसूचित बैंकों की। अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक, जो दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक। तो हम देख सकते हैं अनुसूचित बैंकों को 2 भागों में बांटा जाता है। जैसे एक तो वाणिज्यिक बैंक है और एक सहकारी बैंक है। वाणिज्यिक बैंकों को कमर्शियल बैंक और सहकारी बैंकों को कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। पहला आता है हमारा वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक। वाणिज्यिक बैंकों को 6 भागों में बांटा जाता है। एक तो हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक होते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। दूसरा हमारा प्राइवेट बैंक है अर्थात निजी बैंक है। तीसरा फॉरेन बैंक है या विदेशी बैंक। चौथा हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिन्हें कहते हैं। पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लघु वित्त बैंक कहते हैं जिनको। तो इस तरह वाणिज्यिक बैंकों को 6 भागों में बांटते हैं या 6 प्रकार के हमारे वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं।
अब इसमें सार्वजनिक जो जो दूसरे होते हैं हमारे सहकारी बैंक, ये तो हमने वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंकों के बारे में देखा। दूसरे हमारे सहकारी बैंक होते हैं, सबके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आप सब्र बनाए रखिए। जो सहकारी बैंक है वो क्या होते हैं? वे बैंक जिनमें सहकारिता का सिद्धांत काम करता है। सहकारिता का सिद्धांत, एक सबके लिए सब एक के लिए वाला सिद्धांत, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सहकारी बैंक कहते हैं। तो वो बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं उनको सहकारी बैंक कहते हैं। और सहकारिता के सिद्धांत में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, जैसे कि एक सबके लिए सब एक के लिए। सहकारी बैंकों में सदस्यता कैसी थी? खुली सदस्यता होती है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। नियंत्रण कैसा होता है? लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है। और प्रबंधन कैसा होता है? पेशेवर प्रबंधन होता है। तो हम देख सकते हैं जो सहकारी बैंकिंग है, ये सहकारिता का सिद्धांत, तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? एक सब के लिए सब एक के लिए। सहकारिता के सिद्धांत में खुली सदस्यता होती है, लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है, पेशेवर प्रबंधन होता है। अब बात करते हैं सहकारी बैंकों की। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। सहकारी बैंक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो शहरी सहकारी बैंक और दूसरा राज्य के सहकारी बैंक, अर्थात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं इसी चीज़ को कि बैंक है, बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक अनुसूचित बैंक और एक गैर अनुसूचित बैंक। जो दूसरी अनुसूची के अंदर शामिल है वो अनुसूचित बैंक, और जो नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक में हमारे दो प्रकार के, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। जो सहकारी बैंक है शहरी सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक होते हैं। उसी प्रकार अनुसूचित बैंक हमारे 6 प्रकार के बैंक होते हैं, जैसे हमारे भुगतान बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इस तरह 6 प्रकार के बैंक होते हैं हमारे। तो इस तरह ग्राफ में हमने इनको जानने की कोशिश की। अब बात करते हैं हमारे वाणिज्यिक बैंकों के बारे में, जो हमने अभी देखे थे उनके बारे में थोड़ी डिटेल से देखें। वाणिज्यिक बैंकों की बात करते हैं, वाणिज्यिक बैंकों को 6 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं, निजी बैंक प्राइवेट बैंक कहते हैं जैसे, विदेशी बैंक जैसे फॉरेन बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक और जिनको आरआरबी भी कहा जाता है, भुगतान बैंक जैसे पेमेंट बैंक। कुछ समय पहले पेटीएम भी एक पेमेंट बैंक हुआ करता था। लघु वित्त बैंक मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक। बात करें इनकी, सबसे पहले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की बात करें, पब्लिक सेक्टर बैंक, तो वो बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा होती है। वो बैंक जिसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी? 51% से ज़्यादा है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन से होते हैं? जिनमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी? 51% से ज़्यादा होती है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है, जिसमें एक तो एसबीआई है और दूसरे नेशनलाइज बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इस तरह टोटल बैंकों की संख्या कितनी है भारत में? सार्वजनिक क्षेत्र के 12 है। फिर बात करें, हमने एक शब्द दिया राष्ट्रीयकृत बैंक, तो राष्ट्रीयकृत बैंक या नेशनलाइज बैंक किसे कहते हैं? तो वो बैंक जो पहले निजी क्षेत्र में थे लेकिन सरकार के द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया है। तो वो बैंक जो पहले तो क्या है प्राइवेट सेक्टर में थे, अर्थात उन पे क्या निजी आधिपत्य था, लेकिन सरकार के द्वारा इनका अधिग्रहण कर लिया गया है, अब राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। अब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करें तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। क्या किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। पहला 1969 में, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी। तो 1969 में राष्ट्रीयकरण के पहले चरण में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी पूंजी क्या 50 करोड़ से ज़्यादा हुआ करती थी। दूसरा 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसका दूसरा चरण था। तो पहला चरण हमारे 1969 में, तो दूसरा चरण हमारे 1980 में था। तो 1980 में 6 अन्य बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। इस तरह 1969 1980 में टोटल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 1980 में एक शर्त थी, जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज़्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1980 में कितनी राशि रखेगी? 200 करोड़ रुपए। अब बात करें बैंकों की, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? भारत में बैंकिंग का विस्तार करना, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हुआ करता था। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते थे ये ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराते थे, इसलिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य हुआ करता था। वर्तमान में भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विलय किया जा रहा है, अर्थात 2 बैंकों को जोड़ के एक बड़ा बैंक बनाया जा रहा है, अर्थात बैंकिंग क्षेत्र विलय के दौर से गुजर रहा है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के कौन कौन से बैंक है, जिनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन
बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इस तरह बहुत सारे बैंक हैं। टोटल हमने देखे 12 बैंक है। 12 बैंक में कुछ खास बैंक है, उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आता है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 रियासती बैंक सहायक बैंक बने 1959 में। भारत में 8 रियासती बैंक थे, अर्थात रियासतों के पास जो बैंक हुआ करते थे, इनको एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया। अब 1959 में 1959 में भारत में 8 रियासती बैंकों को एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर। तो इस तरह ये 8 रियासती बैंक थे। इन 8 बैंकों को क्या किया गया, एसबीआई का सहायक बैंक बनाया गया। फिर 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, दोनों को मिला करके एक बैंक बनाया गया, और वो बैंक था हमारा एसबीबीजे, मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। कब, 1963 में। 1908 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया 2008 में। 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय हमारे एसबीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। 2010 में हमारे जो इंदौर वाला बैंक है एसबीआई के अंदर शामिल कर दिया गया। फिर 2017 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर जैसे सारे 5 बैंकों का विलय एसबीआई में कर दिया गया। और इस तरह वर्तमान में एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन सा हमारे देश का, एसबीआई। फिर आता पंजाब नेशनल बैंक या पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जिसे ओबीसी कहते हैं तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ कॉमर्स जिसे यूबीआई कहते हैं, इनका विलय कर दिया गया। तो इसमें कौन कौन से बैंक शामिल है, इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों बैंकों को शामिल कर दिया गया। फिर आता बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भारत का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और इस बैंक में विजया बैंक और देना बैंक इनको शामिल कर दिया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या, विजया बैंक और देना बैंक इनको शामिल किया गया है। तो दोनों को शामिल करने के बाद हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक बन जाता है। फिर आता हमारा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। कैनरा बैंक क्या, भारत का चौथा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और कैनरा बैंक में हमारे सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। फिर आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, और इसमें क्या है, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक इनको शामिल किया गया है। किसको, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को शामिल कर लिया गया है हमारे किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। फिर बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की। तो पंजाब एंड सिंध बैंक भारत का सबसे छोटा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। सबसे छोटा कौन सा बैंक है हमारे, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब इस तरह हमारे बैंकों के अंदर दूसरे बैंकों का विलय किया जा रहा है। अब बैंकों में विलय की बात करें तो बैंकों के विलय से बड़े बैंकों की स्थापना की जा रही है। तो हम लाभ देख रहे हैं किसके, बैंकों में दूसरे बैंकों के विलय के क्या क्या लाभ है। तो विलय से क्या होता है, छोटे बैंक क्या बड़े बैंक बन जाते हैं। बैंकों के विलय से भारतीय बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। बैंकों के विलय से बैंकों के संचालन की लागत कम होती है। जैसे मान लो एक ही एरिया है, एक ही एरिया में यदि 5 बैंक है, तो 5 बैंक में के लिए 5 ऑफिस पर लगेंगे, 5 एसी लगेंगे, 5 गार्ड लगेंगे, तो 5 तरह के कैशियर लगेंगे, 5 मैनेजर लगेंगे। और इन 5 को विलय करके हम क्या करेंगे, एक ही बैंक बना दें। तो उसमें एक ही मैनेजर लगेगा, एक ही गार्ड लगेगा, एक ही कैशियर लगेगा। तो इससे क्या है, बैंकों की संचालन लागत में कमी आती है। बैंकों के संचालन की लागत कम आएगी। बैंकों के विलय से क्या, बैंक तकनीक में और अधिक विकसित निवेश कर पाएंगे। यदि विलय होंगे तो विलय में से क्या होगा, पैसा बचेगा, पैसा बचने से तकनीक और निवेश बढ़ेगा। फिर आगे आता है हमारे बैंकों के विलय की चुनौती। बैंकों के विलय की मुख्य चुनौती है कि काम करने वाले कर्मचारी। क्यों, क्योंकि बैंक में काम करने वाले कर्मचारी क्या है, विलय का विरोध करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी नौकरियां खतरे में आ जाएगी, हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस वजह से वो विलय की विरोध करते हैं। फिर आते हैं हमारे निजी बैंक। निजी बैंक की बात करें तो भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। जो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक, तो इनको रिजर्व बैंक के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। भारत में अब तक रिजर्व बैंक के द्वारा 3 बार निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। जैसे हमारे 1993 में,
2001 में, 2015 में। तो भारत में अब तक रिजर्व बैंक के द्वारा क्या 3 बार निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, जैसे 1993, 2001, 2015। वर्ष 2015 में 2 निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया है। क्या 2015 में 2 निजी बैंकों को लाइसेंस दिया गया है, जैसे एक तो हमारा बंधन बैंक है और एक IDFC बैंक है। कौन कौन से बैंक? बंधन बैंक और IDFC बैंक, 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया 2015 में। वर्तमान में निजी बैंकों की संख्या कुल कितनी है? हमारे 21 है। देश में हमारे निजी बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 21 हो गई है हमारी निजी बैंकों की संख्या। अब आती है हमारी विमल जालान समिति। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने की शर्तें क्या होनी चाहिए, इसको निर्धारित करने के लिए विमल जालान समिति का गठन हमारे 26 दिसंबर 2018 को किया गया था। भारत में क्या निजी क्षेत्र के बैंकों को लाइसेंस देने की जो शर्तें हैं उनको निर्धारित करने के लिए विमल जालान समिति का गठन हमारे 26 दिसंबर 2018 में किया गया था। और इन्होंने कौन कौन सी शर्तें बताई थी विमल जालान समिति ने? तो निजी बैंकों के लाइसेंस के लिए न्यूनतम 1000 करोड़ रुपए पूंजी होनी चाहिए। तो न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए? 1000 करोड़ रुपए इसकी न्यूनतम पूंजी होनी चाहिए। निजी बैंक को लाइसेंस देने के लिए 10 साल का बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। निजी क्षेत्र के पास क्या 10 साल का बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव होना चाहिए। निजी बैंकों के लाइसेंस के लिए 25% शाखाएं उनको ऐसे क्षेत्रों में खोलनी पड़ेगी जहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। तो विमल जालान समिति ने ये कुछ शर्तें बताई थी निजी क्षेत्र के लिए। पहला, उनके पास न्यूनतम पूंजी 1000 करोड़ होनी चाहिए। दूसरा, 10 साल का बैंकिंग अनुभव होना चाहिए और उनकी कम से कम 25% शाखाएं कहाँ होनी चाहिए? ऐसे क्षेत्रों में खुलनी चाहिए जहाँ बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। फिर बात करें ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली। क्या ऑन टैप लाइसेंस प्रणाली की बात करें तो वर्तमान में रिजर्व बैंक के द्वारा ऑन टैप लाइसेंस की व्यवस्था अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत किसी भी समय बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसी भी समय क्या बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है, इसे कहते हैं ऑन टैप लाइसेंस सिस्टम। फिर आते हैं हमारे विदेशी बैंक। विदेशी बैंक की बात करते हैं। विदेशी बैंक अपनी शाखाएं भारत में खोल सकते हैं। विदेशी बैंकों को अपनी शाखाएं भारत में खोलने के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति जरूरी है। रिजर्व बैंक से अनुमति लेना जरूरी है। और वर्तमान में टोटल 46 विदेशी बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। कितने? 46 विदेशी बैंक हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस चीज को भी देख सकते हैं। फिर बात करें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनको रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की RRB। तो 2 अक्टूबर 1975 को भारत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को भारत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया। कब? 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या एक संयुक्त उपक्रम होता है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का स्टेक होता है। केंद्र सरकार का तो हमारा 50%, राज्य सरकार का 15% और किसी भी एक वाणिज्यिक बैंक की हिस्सेदारी होती है। तो इसमें संयुक्त उपक्रम होता है, जिसमें 3 पार्टनर होते हैं। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और वाणिज्यिक बैंक क्या 35% की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। तो ये हिस्सेदारी आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार की तो 50%, राज्य सरकार की 15% और वाणिज्यिक बैंकों की 35% हिस्सेदारी होती है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर बात करें गोवा और सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया अब तक। गोवा और सिक्किम में क्या कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं खोला गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इन जो बैंक है इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। एक समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या लगभग 200 हो गई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा घाटे में रहने लगे, इसलिए इनका विलय कहाँ कर दिया गया? वाणिज्यिक बैंकों में ही कर दिया गया। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी रह गई है? केवल 43 ही रह गई है। फिर आता हमारे पेमेंट बैंक या भुगतान बैंक। तो भारत में भुगतान बैंकों की संख्या 2015 में की गई थी। भुगतान बैंक की स्थापना 2015 में की गई थी। हमारे नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर भारत में भुगतान बैंक की स्थापना की गई थी। किसकी सिफारिश पर? नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर। आप याद रखेंगे नचिकेत मोर समिति का नाम। तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर क्या भुगतान बैंकों की स्थापना की गई थी। फिर बात करें भुगतान बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भुगतान बैंक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन और भुगतान को आसान बनाना है।
भुगतान बैंक को शुरू करने के लिए न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। भुगतान बैंक में प्रवर्तक अर्थात प्रोमोटर होता है, उसका हिस्सा 40% होना चाहिए। जैसे हमारे पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक में एक्सिस वो क्या कहते हैं यस बैंक का हिस्सा था। तो उसी तरह जो दूसरे बैंक होते हैं, जैसे हमारे फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे में किसी और बैंक का हिस्सा होता है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं जो प्रमोटर बैंक का हिस्सा 40% होता है। भुगतान बैंक सिर्फ मांग जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, भुगतान बैंक के द्वारा अवधि जमाएं स्वीकार नहीं की जा सकती। तो ये आप देख सकते हैं, भुगतान बैंक के द्वारा केवल मांग जमाएं स्वीकार की जा सकती है, अवधि जमा नहीं। अर्थात एफडी या आरडी नहीं कर सकते भुगतान बैंक, वो केवल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही खोल सकते हैं। भुगतान बैंक क्या क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, वो डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। जो भुगतान बैंक है उनके डेबिट कार्ड तो जारी हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं हो सकते। भुगतान बैंक के द्वारा किसी भी प्रकार का लोन नहीं दिया जा सकता। भुगतान बैंक अधिकतम 2 लाख रुपए की जमाएं स्वीकार कर सकता है, इससे ज़्यादा की नहीं। तो आप ये कुछ नियम है ये याद रखेंगे। भुगतान बैंक को CRR मतलब जो हमारे कैश रिजर्व रेशो है, नगद आरक्षी अनुपात, और SLR इनका पालन करना पड़ता है। SLR मतलब स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब सांविधिक तरलता अनुपात। तो SLR और CRR दोनों का पालन करना जरूरी है। तो भुगतान बैंक की बात हम एक बार वापस कर लें। भुगतान बैंक के पास न्यूनतम 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, प्रमोटर का हिस्सा 40% होना चाहिए। ये केवल मांग जमाएं स्वीकार करते हैं, अवधि जमाएं नहीं। ये क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकते, 2 लाख रुपए की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। CRR और SLR दोनों का पालन करना उनके लिए अनिवार्य है। फिर आते हैं हमारे लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसकी स्थापना भी हमारे 2015 में की गई थी, और लघु बैंकों की स्थापना हमारे उषा थोराट समिति की सिफारिश पर की गई थी। किस पे? उषा थोराट समिति, आप इसका नाम याद रखेंगे, उषा थोराट समिति। तो इसकी सिफारिश पर भारत में लघु बैंकों की वित्त बैंकों की स्थापना की गई थी। लघु वित्त बैंकों की स्थापना का उद्देश्य वित्तीय समावेशन, हमारे छोटे व्यवसायी उनको ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए की गई थी, ताकि इनको लोन मिल सके। लघु वित्त बैंक सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं। लघु वित्त बैंक के द्वारा दिए जाने वाले 100% ऋण में 50% ऋण तो 25 लाख से कम के होने चाहिए। क्या? जितने भी लोन देते हैं उसमें आधे लोन क्या 25 लाख की रुपए से कम होने चाहिए। लघु वित्त बैंकों को SLR और CRR इनका पालन करना जरूरी है। अर्थात जो कैश रिजर्व रेशो है, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो है, इन दोनों का पालन करना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लघु वित्त बैंकों के द्वारा जो 100% ऋण दिए जाते हैं उसमें से 75% ऋण प्राथमिक क्षेत्र को उधार के रूप में देना जरूरी है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो 75% लोन इस क्षेत्र में देना जरूरी है। और लघु वित्त बैंक कैसे खुले, जैसे हमारे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक खुला हुआ है वैसा। तो इसके नियम वापस देख लें। तो ये उषा थोराट समिति की सिफारिश पर इसको खोला गया था। छोटे व्यवसायी है, उनके लिए ऋण सुविधा के लिए इसको खोला गया है। सभी प्रकार की जमाएं स्वीकार कर सकते हैं, चाहे मांग जमा हो चाहे अवधि जमा। 50% से ज़्यादा लोन क्या है 25 लाख से नीचे के होने चाहिए। CRR SLR का पालन करना जरूरी है। 100% ऋणों में से 75% ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मतलब प्राथमिक क्षेत्र के जो ऋण है उनमें देना जरूरी है, जैसे कि हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर आते हैं हमारे सहकारी बैंक, जिनको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो वो बैंक जो सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं उन्हें सहकारी बैंक कहते हैं। और सहकारिता का सिद्धांत मतलब एक सबके लिए सब एक के लिए। इनके अंदर क्या होती है, खुली सदस्यता होती है, लोकतांत्रिक नियंत्रण होता है और पेशेवर प्रबंधन होता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं सहकारी बैंक कितने तरह के होते हैं। सहकारी बैंक 2 तरह के होते हैं, एक शहरी सहकारी बैंक और एक राज्य सहकारी बैंक। पहला आता है शहरी सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक कौन से होते हैं? शहरी सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सरकार के अधिनियम के माध्यम से की जाती है, और शहरी सहकारी बैंकों का नियमन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा किया जाता है। फिर हमारे राज्य सहकारी बैंक, तो राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना राज्य सरकार के अधिनियम में कानून के माध्यम से की जाती है। राज्य सहकारी बैंकों का नियमन राज्य सरकार और RBI दोनों करते हैं। राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त कौन करता है? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। अर्थात ये किसानों को लोन देते हैं, फिर इनको पैसा कौन देता है? नाबार्ड। नाबार्ड मतलब हमारे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राज्य सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंक अर्थात शॉर्ट टर्म के लैंडिंग बैंक,
और दूसरा दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंक। तो हमारे ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म के और एक लॉन्ग टर्म के। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अल्पकालिक ऋण देने वाले बैंक और दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंकों की बात करें तो अल्पकालिक वाले बैंकों की संरचना कैसी होती है? त्रिस्तरीय, 3 स्तर की संरचना होती है। सबसे ऊपर के होते हैं राज्य स्तर के बैंक जिनको अपेक्स बैंक कहते हैं। फिर होते हैं हमारे जिला स्तरीय सहकारी बैंक जिनको DCC भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये जिला स्तर के होते हैं। और तीसरे नंबर प्राथमिक कृषि साख समिति अर्थात PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और ये ग्राम स्तर के होते हैं। सबसे टॉप स्तर पे राज्य स्तर पे अपेक्स बैंक, फिर जिला बैंक, फिर हमारे ग्राम स्तर के। उसी तरह हमारे जो दीर्घकालिक ऋण देने वाले बैंक हैं उनकी बात करें तो इनकी संरचना 2 स्तर की होती है। एक तो राज्य भूमि विकास बैंक, ये राज्य स्तर के होते हैं, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक SLDB, और दूसरा प्राथमिक भूमि विकास बैंक, ये हमारे प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, ये जिला स्तर पर होते हैं। तो इस तरह आज हमने आज के लेक्चर में सभी प्रकार के बैंकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। बैंक कितने प्रकार के होते हैं, इसके लिए कौन कौन से समितियाँ बनी, कौन कौन से के नियम हैं, भारत में बैंकों का विकास कैसे हुआ, इतिहास कैसा था, इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।